नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय ईडी की पूछताछ शुरू होने के बाद से ही कांग्रेसी सड़क पर हुड़दंग करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता लगातार आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के एक पार्टी नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक बातें की, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी को धमकाया है। नागपुर में ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान शेख हुसैन ने कहा, नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा जैसे कुत्ते की मौत होती है, ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कुछ भी हो गया तो देश में आग लगा देंगे। जिस समय कांग्रेस नेता ये भाषण दे रहे थे, उस समय मंच पर महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत और राहत और पुनर्वासन मंत्री विजय भी मौजूद थे। शेख हुसैन नागपुर शहर के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुके हैं। शेख हुसैन ने कहा कि हो सकता है इसके खिलाफ मुझे 1000 नोटिस मिल जाएं, लेकिन इसकी हमें परवाह नहीं। हम लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने हुसैन के इस बयान को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। इस संबंध में गिट्टी खदान थाने में मामला भी दर्ज किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हुसैन की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो पार्टी आंदोलन करेगी। वहीं कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, हम अब अपने कर्मचारियों को एआईसीसी कार्यालय में नहीं ला सकते हैं। हमें बताया गया है कि केवल 2 मुख्यमंत्री ही यहां आ सकते हैं और किसी को अनुमति नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी के मुंह में हाथ डालने की कोशिश की है, उनको बहुत महंगा पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि पूरे देश में जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। 3 दिन से हम लोग दिल्ली में हैं और पहले दिन 200 लोगों को अनुमति दी गई, कल कुछ नेताओं को अनुमति दी गई और आज तो हद हो गई, हम अपने स्टाफ को भी नहीं ले जा सकते। मुख्यमंत्री ने कहा, इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है तब से दमन का तांडव मचा रखा है। ऐसे में कोई नरेंद्र मोदी और अमित शाह की खुली आलोचना करता है तो वो केवल राहुल गांधी हैं। 3 दिन से अनावश्यक पूछताछ के नाम पर राहुल गांधी को 10 से 12 घंटे तक परेशान किया जा रहा है। इधर राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेसी नेता अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसे काला अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि ये 8 साल का काला अध्याय है। इतिहास में इस 8 साल को अगर देखा जाएगा तो ये काला अध्याय के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि इसमें संवैधानिक धज्जियां उड़ रही हैं। लोकतंत्र खतरे में है। पूरे देशवासी बहुत दुखी और तनाव में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म होने जा रहा है। पिछले हफ्ते चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होगा। 21 जुलाई को देश को नए महामहिम मिल जाएंगे। चुनाव आयोग के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करने की तारीख 15 जुलाई होगी। 18 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 21 जुलाई को मतगणना होगी। चुनाव की घोषणा के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां मीटिंग करने में लगी हुई है और एक दूसरे को मनाने में लगी हुई है। बीजेपी भी अन्य दलों को साधने में लगी हुई है। राष्ट्रपति चुनाव में जो वोट कम पड़ रहे हैं, उन वोटों के लिए दूसरी पार्टियों को साधने में लगी हुई है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राष्ट्रपति चुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। दोनों नेता आम सहमति बनाने के लिए देश में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श करेंगे। भाजपा की ओर से उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। दोनों नेता आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए आम सहमति वाले उम्मीदवार पर एनडीए सहयोगियों, यूपीए गठबंधन दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ चर्चा करेंगे। देश के शीर्ष संवैधानिक पद के चुनाव में आम सहमति बनाने के लिए इसे सत्तारूढ़ दल की ओर से किए जा रहे एक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी मुख्यमंत्रियों से बात करने में लगे हुए हैं, लेकिन मोदी के साथ ऐसी घटना घटी कि मोदी भौचक रह गए। दरअसल मोदी को लग रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक बीजेपी का सहयोग करेंगे, लेकिन जब बीजेपी ने नवीन पटनायक को फोन किया तो भौचक रह गए। नवीन पटनायक का कहना है कि पार्टी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर फैसला अभी नहीं करेगी, बल्कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कोई फैसला एनडीए के उम्मीदवार को देखने के बाद लेंगे।
बीजेडी के सूत्रों ने एनडीए की ओर से चर्चा में चल रहे द्रौपदी मुर्मू के नाम को यदि आगे बढ़ाया जाता है तो फिर हमारे लिए उनका विरोध करना मुश्किल होगा। दरअसल द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती हैं और उड़ीसा में ही उनका जन्म हुआ था। यही नहीं, वर्ष 2000 में भाजपा और बीजेडी की गठबंधन सरकार में वह उड़ीसा की मंत्री भी थी। ऐसे में राज्य और आदिवासी नेता के नाम पर बीजेडी विरोध नहीं करना चाहेगी। यदि बीजेडी की ओर से भाजपा के उम्मीदवार को समर्थन दिया जाता है तो फिर उसके लिए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करना आसान होगा। राष्ट्रपति इलेक्शन की गणित की बात करें तो कुल मतों का मूल्य 10,79,206 है। एनडीए को इस चुनाव में जीत के लिए आधे से अधिक मत यानी 5,40,000 मूल्य के वोट चाहिए। अकेले भाजपा के पास ही 4,59,414 मूल्य के मत हैं। इसके अलावा उसके सहयोगी दल जेडीयू के वोटों का मूल्य 22,485 है और एआईएडीएमके के वोटों की कीमत 15,816 है। इस तरह एनडीए के कुल वोटों का मूल्य 4,97,715 है। इस स्थिति में एनडीए के पास सिर्फ 43,000 मूल्य के वोटों की ही कमी है। बीजेडी की बात करें तो उसके वोटों का मूल्य 31,686 है। वहीं आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के वोटों की कीमत 43,450 है। ऐसे में उसकी ओर से भी समर्थन मिलता है तो एनडीए बेहद आसानी से जीत जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा राहुल गांधी को बुलाए जाने का विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस मामले पर मोदी सरकार एवं भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी नियत अगर परेशान करने की है तो और परेशान करेंगे। कोई तथ्य अगर होते तो 3 दिन क्यों लगते? आप कह रहे हैं कि आपको जानकारी है, आपको सब मालूम है, तो फिर इतनी देर किस बात की लग रही? 2 सवाल पूछिए और बात खत्म, लेकिन आपकी नियत तंग करने की है। सिंहदेव ने कहा कि केंद्र सरकार की मंशा परेशान करने की है। 1 दिन, 2 दिन और आज 3 दिन पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। इसके बाद आप कोई भी कदम उस तरह से उठा सकते हो। ईडी को नियंत्रित करने वाली भाजपा की एक यह कोशिश है। वे राहुल गांधी से डरते हैं, वे राष्ट्र के लिए आवाज उठाते हैं, लोगों की सबसे मजबूत आवाज बनते हैं, इसलिए उन्हें दबाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। सिंहदेव ने कहा कि अनअकाउंटेड फॉर मनी को किसी माध्यम से अकाउंट में ला रहे हो तो वह मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। किसी हिडन सोर्स से आप पैसा किसी कंपनी में ला रहे हो तो वह मनी लॉन्ड्रिंग होगी। कांग्रेस पार्टी का पैसा लोन में दिया हुआ है। पारदर्शी तरीके से 90 करोड़ की बात हो रही है, इसमें लॉन्ड्रिंग कहाँ हुई? टीएस सिंहदेव ने कहा कि 1937 में बनी एक कंपनी जो कि राष्ट्रवाद की बातों को उठाकर आजादी के संघर्ष में आवाज बुलंद करती रही, जिसे फंड देने की आवश्यकता महसूस हुई। उस कंपनी में लोगों को तनख्वाह मिल रही है, बिजली बिल नहीं पटा पा रहे हैं, बाकी उनके उधार अधिक हो गए। वैसी एक ऐतिहासिक संस्था को पार्टी ने फंड देकर सपोर्ट किया, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की बात कहाँ हुई? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जबरन परेशान किया जा रहा है। आज देश के सामने भविष्य के लिए एक विकल्प के रूप में राहुल गांधी है। एक आवाज राहुल गांधी है जिन्होंने हर गलत कदम को मजबूती से देश के सामने रखा है। चाहे बेरोजगारी की बात हो, वैश्विक महामारी कोरोना या फिर देश की सीमाओं की बात हो। सिंहदेव ने कहा कि आज अमेरिका के जनरल आकर कह रहे हैं कि ब्रिज बनी है तो बात हो रही है, उसकी प्रामाणिकता हो गई। राहुल गांधी ने 2 साल पहले इस बात को कहा था तो राष्ट्रवाद के दायरे में उनके बयान को तौला जा रहा था। उन्होंने कहा कि भाजपा देश की सुरक्षा के मुद्दों पर पार्लियामेंट में क्यों बात नहीं कर सकते, यह तथ्य संसद में क्यों नहीं रख सकते। सच्चाई से मोदी सरकार भाग रही है, एक विदेश के जनरल को बोलना पड़ेगा। ऐसी स्थितियों को उजागर करने का हौसला कौन रख रहा है? राहुल गांधी, इसलिए उनकी आवाज को केंद्र सरकार द्वारा दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय ने लगातार तीसरे दिन नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ की। ईडी ने राहुल से बुधवार को 8 घंटे पूछताछ की। जांच एजेंसी ने इस दौरान राहुल गांधी से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और उसकी मालिकाना हक रखने वाली कंपनी यंग इंडियन से जुड़े फैसलों में उनकी भूमिका के बारे में पूछा।
3 दिनों की पूछताछ में राहुल गांधी के सामने कई तरह के सवाल थे, लेकिन एक खास सवाल यंग इंडिया के बारे में था। राहुल गांधी के सामने यंग इंडिया की बैलेंस शीट पेश की गई और फंड के बारे में पूछा गया। राहुल गांधी ने जवाब दिया कि जिस फंड के बारे में सवाल है उसे मोतीलाल वोरा संभालते थे, उन्हें किसी तरह की जानकारी नहीं है। बता दें कि मोतीलाल वोरा का निधन हो चुका है। इस मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे आरोपी हैं। हालांकि एजेंसी का कहना है कि मोतीलाल वोरा की मौत हो चुकी है और उनके बाद जो भी पार्टी के कोषाध्यक्ष के पद को संभालने का काम करता है उससे पूछताछ हो चुकी है। अप्रैल महीने में ही एजेंसी ने पार्टी कोषाध्यक्ष पवन बंसल और मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत की। बता दें कि राहुल गांधी से इस मामले में अब तक 3 दिन पूछताछ हो चुकी है। शुक्रवार को फिर उनसे पूछताछ होगी। राहुल गांधी से ईडी जानना चाहती है कि आखिर लेन देन कहाँ हुआ। ये बड़ी बात होगी कि राहुल गांधी ईडी के इस सवाल का जवाब दे पाते हैं या नहीं। जिस तरह से राहुल से ईडी के सवालों का जवाब दे रहे हैं, उससे जांच एजेंसी के अधिकारी संतुष्ट नहीं हैं। राहुल से पूछताछ का सिलसिला सोमवार को शुरू हुआ। करीब 11 बजे सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ, जो रात करीब 9 बजे खत्म हुआ। हालांकि चूंकि वह कथित तौर पर अपने बयानों के कुछ हिस्सों को सही करना चाहते थे, इसलिए उन्हें ईडी मुख्यालय में कुछ और घंटों तक इंतजार करना पड़ा था। मंगलवार को उनके बयान दर्ज करने वाली 3 सदस्यीय टीम ने रात 10 बजे तक राहुल गांधी से बात की थी। इसके बाद कांग्रेस नेता करीब 11:45 बजे ईडी मुख्यालय से निकले थे। अब अगले दौर की पूछताछ शुक्रवार यानी 17 जून को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।